हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है अंकल केन्स रंबल इन द जंगल। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद अंकल केन्स रंबल इन द जंगल। अंकल केन मेरे दादाजी की पुरानी फिएट को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस खतरनाक घने जंगल वाली सड़क पर दौड़ाते जा रहे थे और तीतर बटेर जंगली मुर्गी मुर्गे सब इधर उधर दौड़ते उड़ते नजर आ रहे थे। अंकल केन को तलाश थी एक लाल जंगली मुर्गे की, और अब मुझे पता था कि वहाँ पर यह पक्षी इधर उधर दौड़ते क्यों नजर आ रहे हैं। जंगल में इंसानी मौजूदगी ने उन पक्षियों को परेशान जो कर दिया था। अब जब तक हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुँचे, हमारी फिएट गाड़ी के दरवाज़ों के कब्जे हिलकर उखड़ गए थे और लेंटाना झाड़ी हमारी गाड़ी के बम्पर में घुस गई थी। अंकल केन बोले, अरे कोई बात नहीं, जंगल में तो यह सब चलता रहता है, यही तो असली एडवेंचर होता है। वो रेस्ट हाउस अंकल केन के लिए रिजर्व करके रखा गया था। ये तो अच्छा था कि मेरे दादा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अच्छे संबंध थे, तो ये सारी जंगल ट्रिप काफ़ी आरामदायक यानी कंफर्टेबल थी मेरे और अंकल केन के लिए। पर मैं गाड़ी में बैठा इकलौता शख्स था जिसने अंकल केन की खतरनाक ड्राइविंग का आनंद लिया था। वह अपनी इस कार को बेहद प्यार करते थे, इस कार की देखभाल भी बेहद अच्छी तरह से करते थे। वह अपनी कार को अपने परिवार का एक शख्स मानते थे, पर जब वो इस कार को सड़क पर चलाते थे तो मानो ऐसा लगता वह इस कार में उड़े जा रहे हों, एक छोटे ग्लाइडर प्लेन की तरह। खैर, अब आगे का किस्सा। जैसे ही अब हम रेस्ट हाउस पर पहुंचे, बहुत सारी मुर्गियां उड़ी और इधर उधर जाती भागती दिखाई दी। देखो, वो देखो जंगली मुर्गियां, अंकल केन चिल्लाए। ये तो पालतू मुर्गियां हैं, ये तो फॉरेस्ट गार्ड की होंगी शायद। मैं बोला, मैं सही था शायद, क्योंकि उनमें से एक मुर्गी हमारे रात का डिनर बनी। मगर जंगल के पक्षी वो हमारे रेस्ट हाउस को ख़ास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि वह भी घरेलू मुर्गियों या तीतर बटेर में गिनी जाती और रेस्ट हाउस का लंच और डिनर बन जाती। अंकल केन की खोज बस शुरू ही होने वाली थी अब, एक लंबे अंतराल में जिसमें हमें कड़क गर्मा गर्म चाय और पकौड़े सर्व किए गए फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा, जो गार्ड होने के साथ साथ एक अच्छा रसोइया भी था। अब बस हम लोग जंगल की तरफ चल पड़े थे, उसी लाल जंगली मुर्गे की खोज में। हम 3 लोग, मैं, अंकल केन और वो गार्ड। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई बाघ है। नहीं सर, इस रेंज में बिल्कुल नहीं, नहीं। पर हाथी हैं, टस्कर हाथी, बड़े दांत वाले। पर अंकल केन हाथियों से नहीं डरते थे। वह कई बार लखनऊ जू में हाथियों पर घूम चुके थे और फिर उन्होंने बॉलीवुड के पहले स्टार साबू को निडरता से हाथी की सवारी करते देखा था, एलिफेंट बॉय नामक फिल्म में। फिर चलते चलते हमने एक लकड़ी का छोटा सा पुल पार किया। वह छोटी सी नदी के ऊपर था। अब हम दोनों लोग और फॉरेस्ट गार्ड हम चले चले जा रहे थे। यह एक ऐसा रास्ता था जो अक्सर बड़े सूखे पेड़ों एवं बैम्बू से घिरा रहता था। ये टूटे हुए बैम्बू और पेड़ की शाखाएं, ये सब कहाँ से आईं? हाथी साहब, हाथी और कौन? वह पिछली रात यहाँ से गुजरे होंगे। वह ख़ास किस्म की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं और ये मीठे बैम्बू भी वह ये सब बहुत तादाद में खाते हैं। उसी वक्त मैंने बहुत सारे धब्बेदार हिरणों का एक झुंड देखा, पर लाल मुर्गे को कहीं भी नहीं देखा। उसी दिन शाम को हम सब लोग जंगल रेस्ट हाउस के वरांडा में बैठे थे। सब कुछ शांत था, सिवाय पास ही कुछ हाथी चिंगाड़ रहे थे, बस उनकी आवाज़ आ रही थी। फिर जब रात थोड़ी और गहराई, तब बहुत सारे मेंढकों की आवाज़ें आने लगी। फिर कभी कभी रात के घराने से दूर किसी गीदड़ की आवाज़ आती, जो इन्हीं आवाज़ों के साथ अपना संगीत बनाता प्रतीत होता था। सुनो बेटे, हम भी कुछ गाएं इन जंगल की आवाज़ों के साथ, बोलो, अंकल केन ने कहा। इस बात पर मैं और फॉरेस्ट गार्ड हंसने लगे। इसके बाद तो गीदड़ों की ही आवाज़ें हमें देर रात तक आती रहीं। मुझे यही लगा कि सारे जानवर जंगल में चले गए हैं, सिर्फ ये गीदड़ का झुंड ही है जो यहाँ पर रात में चिल्ला रहे हैं। फिर एकदम से मुझे एक छोटा खरगोश दिखाई दिया जो तुरंत ही कूद फांद कर जंगल में भाग गया। बस यही सब मुझे रात में दिखाई दिया। फिर अगली सुबह हम फिर से तैयार थे, फिर से उस लाल जंगली मुर्गे की खोज में, पर वो अब भी हमारी आंखों से ओझल ही था। सारे दिन की खोजबीन के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। बस थके हारे हम फिर से जंगल रेस्ट हाउस पहुँचे। फिर भी अंकल केन बोले, हो ना हो, यहाँ पर एक लाल जंगली मुर्गा ज़रूर है। पर थोड़ी देर में एक लाल मुर्गा ज़रूर दिखा, पर वो रेस्ट हाउस के केयरटेकर का पालतू मुर्गा था। वो जंगली मुर्गा नहीं दिखा जो हमें चाहिए था। खैर, अंकल केन अब थक हार कर वापस शहर में अपने घर पर जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत खोजबीन कर ली थी इस लाल जंगली मुर्गे की।
वे और ज़्यादा अब इस रेस्ट हाउस में रुकना नहीं चाहते थे। फिर उसी रेस्ट हाउस में रात में भी बारिश पड़ना शुरू हो गई। हम अब सुबह सुबह रेस्ट हाउस से चल पड़े थे। अब हम एक ब्रिज क्रॉस करने वाले थे जो कि सुसेवा नदी पर था, पर थोड़ी ही दूर पर हमने देखा कि उसी ब्रिज यानी पुल के बीचों बीच एक हाथी खड़ा है। वो एक बड़े दांत वाला टस्कर हाथी था। उसका रवैया हमारे प्रति अच्छा प्रतीत नहीं हुआ। अंकल कैन ने गाड़ी का हॉर्न बजाकर उसे वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन ये ही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ये हॉर्न एक तेज़ और असहनीय आवाज़ पैदा करता था, जो कि शहरी ट्रैफिक के लिए तो बहुत अच्छी है, पर जंगली हाथियों के लिए नहीं। अब हाथी ने इस हॉर्न की आवाज़ को एक चैलेंज की तरह लिया और इस हॉर्न की आवाज़ को सुनते ही चिंघाड़ता हुआ हमारी तरफ दौड़ा। वह जैसे ही हमारी कार से कुछ ही दूरी पर आया, अंकल कैन ने तुरंत कार को रिवर्स गियर में डाला और वहाँ से चल पड़े। क्या यहाँ से निकलने का कोई और भी रास्ता है बेटे? जी हाँ अंकल, एक साइड रोड है। मैं पिछली बार जब आया था दादाजी के साथ तब मैंने देखा था। अंकल कैन, ये रास्ता हमें कंसराव रेलवे स्टेशन पर ले जाएगा। ठीक है, हम रेलवे स्टेशन की तरफ ही चल पड़ते हैं। अब अंकल ने गाड़ी को एक तेज़ घुमाव देकर रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ा। ये एक टेढ़ा मेढ़ा और दुर्गम रास्ता था, बारिश के पानी से भरा। अंकल कैन के ड्राइविंग स्किल्स की अब ये एक कड़ी परीक्षा थी। कई बार ऐसी ऐसी जगहों से अंकल कैन ने गाड़ी निकाली जहाँ से गाड़ी निकालना बेहद मुश्किल काम था। मैं तभी चिल्लाया, अंकल, वह देखिए, और भी हाथी, और बहुत सारे हाथी झाड़ियों से निकले और हमारी गाड़ी की तरफ दौड़े। एक ब्रिज वाला हाथी तो हमारा पीछा कर ही रहा था, ये बाकी और उसका साथ देने के लिए आ गए। हाथी दाईं ओर, हाथी बाईं ओर, अंकल कैन चिल्लाए। वह कुल मिला के 3 हाथी थे। उन्हें अपनी गाड़ी के और नज़दीक आते देख अंकल कैन ने गाड़ी का एक्सीलेटर और ज़ोर से दबाया। हम अब और भी तेज़ी से उस गाड़ी में दौड़े जा रहे थे। क्या 4 तुम्हारा लकी नंबर है बेटे? अंकल कैन ने कहा। नहीं अंकल, क्यों पूछा? हाँ, क्योंकि अब 4 हाथी हमारे पीछे हैं और वो बिना थके हमारे पीछे पड़े हैं और बहुत तेज़ी से नज़दीक आते जा रहे हैं। ओह शुक्र है, अब मुझे कंसराव रेलवे स्टेशन थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, अंकल कैन बोले। फिर हम लोग पेड़ों के एक झुरमुट के पास एक छोटे से रेलवे स्टेशन के पास आकर रुक गए। मैं और अंकल कैन जल्दी से गाड़ी से उतरे और रेलवे स्टेशन वाली बिल्डिंग की तरफ भागे। तभी स्टेशन मास्टर ने हमें भागते देख सारे माजरे को समझ लिया और हमारे बिल्डिंग में घुसते ही तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया, जो कि 1-2 कमरों का एक घर जैसा ही था। स्टेशन मास्टर जल्दी से हमें अपने स्टेशन के कंट्रोल रूम में ले गया और पीछे से उस स्टील गेट को बंद कर दिया। अब यहाँ आपको हाथी नुकसान नहीं पहुँचा सकते साहब। अफसोस, आपकी कार, वह तो बस अब हाथियों के द्वारा तोड़ी जा रही है। हमने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ का नज़ारा बेहद डरा देने वाला था। हम लोगों ने देखा कि एक हाथी ने दादाजी की फिएट को पूरी तरह से उल्टा कर दिया है, तो दूसरे हाथी ने उसका गेट तोड़ा और तीसरे और चौथे हाथी ने पूरी तरह से उसको एक टीन का डिब्बा बना दिया। यह नज़ारा देखते ही स्टेशन मास्टर ने कहा, मेरा नाम अब्दुल है, अब्दुल रौफ। मुझे एक अच्छा स्क्रैप डीलर मालूम है जो तुम्हारी टूटी गाड़ी को ख़रीद लेगा। मैं तुम्हें उसका पता दे दूंगा। वह सब तो ठीक है, पर स्टेशन मास्टर सर, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? आप फिक्र ना करें, आप थोड़ी चाय पीजिए मेरे साथ। कुछ ही देर में देहरादून एक्सप्रेस यहाँ से गुजरेगी। वह यहाँ पर कुछ मिनट तक रुकेगी और फिर यहाँ से देहरादून सिर्फ आधे घंटे का रास्ता ही तो है। स्टेशन मास्टर ने कुछ रेल के टिकट्स पंच किए और मुझे दिए। ये लीजिए दोस्तों, आपके टिकट्स, सिर्फ 2 रुपये का एक टिकट, भारत की सबसे सस्ती रेल यात्रा। और इन टिकट्स की इंश्योरेंस वैल्यू करीब करीब 2 लाख रुपए की है। अगर यहाँ से देहरादून के बीच कोई गड़बड़ होती है सिर्फ तब, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि हम में से अगर कोई ट्रेन से बाहर गिर जाए तो? अंकल कैन बोले, हाँ, अगर चलती ट्रेन से कोई गिर जाए तो, पर पूरी इंक्वायरी होती है कि एक्सीडेंट असली था या सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए कोई ड्रामा रचा गया था। पर अंकल कैन के मन में ऐसी कोई बात नहीं आई कि उन्हें किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस चाहिए। उन हाथियों ने ही उन्हें काफ़ी डरा दिया था और वह उनसे बहुत ही परेशान हुए थे। कुछ ही देर में हम सुरक्षित घर पहुंच गए थे। फिर स्टेशन से टांगा लिया और सीधा घर के पास। मेरी गाड़ी कहाँ है? दादाजी ने पूछा जैसे ही हम वरांडा की सीढ़ियों पर चढ़े। वो हमारा छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने गाड़ी कंसराव रेलवे स्टेशन पर खड़ी कर दी है। मैं बाद में गाड़ी को ले आऊँगा। अब देखो, मुझे भूख लगी है, अंकल कैन बोले। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। कोई बात नहीं, मैंने खाना बनाया है, खा लो, दादी बोली। मैंने तुम्हारे लिए आज स्पेशल डिश बनाई है, तुम्हारे दादाजी के शिकारी दोस्तों ने भेजी है। एक जंगली मुर्गा, मैंने उसे रोस्ट किया है। ये एप्पल सॉस है, इसके साथ ज़रा खा के देखो। अब अंकल कैन ने नहीं पूछा कि यह जंगली मुर्गा लाल है, काला या किसी और रंग का। वो पहले व्यक्ति थे जो तुरंत खाने की मेज़ पर बैठे। दादी ने मुझे एक तंदूरी चिकन लेग परोसा और दूसरा दादाजी को। बाकी का चिकन मैं टेस्ट करूंगी, दादी बोली।
ये सुनते ही अंकल कैन का मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ, क्योंकि वह भी तो जंगली मुर्गे की तलाश में इतनी दूर जंगल में जो गए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी अंकल कैन्स रंबल इन द जंगल। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फोएवर। तो मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।